देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन का एक और उदाहरण है सौर ऊर्जा के बारे में कि सूरज भगवान जो है लगातार इतने वर्षों से हमको ऊर्जा दे रहे हैं और अभी भी लगातार वो दे रहे हैं और कई करोड़ों वर्षों तक देते रहेंगे, है ना। तो वैसे ऐसे समझिए आप लोग कि शुरुआत में धीरे धीरे आदमी का विकास हुआ है और धीरे धीरे उसकी जिज्ञासाएं बढ़ी हैं और जिज्ञासा बढ़ने के साथ साथ नई नई चीज़ों का आविष्कार किया है, खोजा है। तो शुरू में भी जो लोग रहे होंगे उनको थोड़ा पता रहेगा कि सूरज भगवान प्रकाश कैसे देते हैं, लगातार इतनी ऊर्जा कैसे देते हैं। आदमी ने जब आग की खोज कर ली तो उसके बाद ये देखा कि किसी भी चीज़ को अगर आप जला देते हो तब वो ऊर्जा देता है ना। आग लगा दोगे, ऐसे देखो जनरली किसी भी चीज़ को आप आग लगा दो, लकड़ी हो गई या कोई भी चीज़, और कुछ देर जलने के बाद और फिर क्या कर देगा, ऊर्जा दे देगा और फिर अपना करखा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करखा। नहीं, दुनिया की जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ना, ये लगभग लास्ट में क्या बन जाती है? करखा है जलने के बाद, है। यानी हर चीज़ में कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन। तो यानी कोई भी चीज़ जो यहाँ पे मौजूद है प्रकृति में, वो लकड़ी हो गई, मानव भी जलता है, आदमी भी जलता है, जलाया जाता है कि नहीं लास्ट में। इसके बाद और भी कोई भी प्लास्टिक हो गई, जितनी भी चीज़ें बनाई गई, अगर उनको जलाओगे तो जलने के बाद लास्ट में कार्बन बनता है, बचता है कि नहीं। तो वैज्ञानिकों ने शुरू में जब इस पर रिसर्च की गई होगी कि सूरज भगवान जो हैं ये लगातार ऊर्जा इतने करोड़ सालों से दे रहे हैं, इतने पुराने सूरज हैं और लगातार क्यों ये जल रहा है और किस तरीके से कौन सी प्रक्रिया इनके अंदर होती है कि ये इतनी ऊर्जा रोज देते हैं पर डे और फिर भी इनकी मात्रा खत्म नहीं होती है। ठीक है। तो शुरू में कुछ मतलब वैज्ञानिक लोग जो थे उन्होंने ये बताया कि भैया ऐसा हो सकता है, दिमाग लगाया उन्होंने कि लगातार अगर हम ये मान लें कि सूरज भी जो है जिस तरीके से पृथ्वी पर चीज़ें बनी, जैसे लकड़ी हो गई, ये सब कार्बन की चीज़ें हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं। कि अगर उन्होंने कहा कि अगर ये सूरज कार्बन का होता तो कार्बन की चीज़ें अगर जलाओगे ना तो बहुत ज़्यादा, यो चाहे बहुत बड़ा इसको मान लिया जाता है, अकल्पनीय, इतना बड़ा मानने के बावजूद अगर इसको जलाया जाता तो कई हज़ार वर्ष तक ये जलता बस, और जलने के बाद बुझ चुका होता। आज के बाद ये मतलब 1000-2000 साल तक जलता, उसके बाद रोशनी देना बंद कर देता, है ना। नहीं, कार्बन जो ऐसे ऐसे समझो, इसको समझो ऐसे एक हम लोग जानते हो प्यार, गाँव में प्यार होती कि नहीं, वो पूरा भर के ट्रैक्टर में लिया कुल्लक का, और वही लकड़ी इतनी छोटी ले जाओ, हैं, दोनों का जला दो। लकड़ी लंबी एक फंटी वाली ले जाओ, हैं, और दोनों को जला दो। प्यार ज़्यादा तुम्हारा जितनी देर तुम्हारा पूरा कमरा भर जल जाइए, वो लकड़ी उतनी जल पाइए इतने टाइम, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाए। तो ऐसे ये सोच रहे थे कि भैया अगर सूरज ये किसी कार्बनिक चीज़ से बना होता, कार्बनिक चीज़ का मतलब समझ में आया, ये भैया वातावरण में यहाँ पे जितने भी पृथ्वी पर हमारी चीज़ें हैं लगभग सभी कार्बन की बनी, रोटी तुम्हारे कार्बन की, सब कुछ कार्बन की, है ना। बात समझ में, जलाओगे तो सब लास्ट में कार्बन बनता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर सूरज भगवान भी कार्बनिक होते, वो कार्बन के बने होते, ठीक, तो इनको जलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ये 1000 वर्ष तक, ठीक है, अब कई हज़ार वर्ष तक जलते, उसके बाद जलने के बाद आज बुझ चुके होते और सूरज भगवान का पृथ्वी पर से नामो निशान खत्म हो चुका। पृथ्वी का मतलब हमारी पृथ्वी पर जब रोशनी नहीं आती तो आदमी नहीं रहता, है ना। बात समझ पर, रोशनी के बगैर कुछ काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये दिमाग लगाया, तो फिर सोचा कि भाई अगर अच्छा ठीक है कार्बन के नहीं बने तो फिर कौन सा प्रोसेस चल रहा है कि सूरज भगवान लगातार ऊर्जा दे रहे हैं, है ना। तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस समय नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की खोज कर ली। उन्होंने कहा देखो ऐसे हुई सकती नाभिकीय विखंडन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल थी और सूरजों के पास से बहुत ज़्यादा ऊर्जा आवत थी लगातार। तो होए ना होए सूरज भगवान जो हमारी हैं ये लगातार नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया करा रहे हैं। कौन प्रक्रिया करा रहे हैं? नाभिकीय विखंडन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो नाभिकीय विखंडन तो तुम लोग जानते हो कि नहीं, बता चुके हैं सब। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया इनमें हुई रही, ठीक, बात समझ पाए। तो कुछ वैज्ञानिक और थे जो कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, कुछ जैसे आप भूगोल में जब पढ़ोगे तो सूरज भगवान की पूरी संरचना बताई जाती है कि सूरज भगवान की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, अंदर की परत कहते हैं, बीच की परत को क्या कहते हैं, सब कुछ वहाँ बताया था। या आप फिजिक्स में आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा आपका बता देंगे। तो देखो हमने आपको क्या बताया कि जब इनमें रिसर्च किया गया कि भाई इसमें सूर्य भगवान के अंदर कौन से तत्व की ज़्यादा मात्रा में अधिकता है, तो देखा गया कि भैया कुछ जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा देखो नाभिकीय विखंडन के मारे शुरू, तो उनकी बात का कुछ दूसरे वैज्ञानिक उन्होंने खंडन किया। काय मारे किया? क्योंकि देखो उन्होंने देखा क्या कि भैया जो इसमें सूरज भगवान है, इसमें जो नाभिकीय विखंडन कराने के लिए जो उन तत्व जरूरत पड़ते हैं, नाभिकीय विखंडन कराने के लिए कौन तत्व जरूरत पड़ते हैं? यूरेनियम या फिर पोलोनियम। अरे भैया यही तो चाहिए कि नहीं? अगर ये होंगे ज़्यादा मात्रा में तभी तो नाभिकीय विखंडन होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जौन तत्व ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ते हैं यूरेनियम और पोलोनियम, उनका जो प्रतिशत मात्रा रहा है वो बहुत कम रहा है सूरज भगवान के अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हो थोड़ी बहुत? तो मेरी बात समझिए, हमने क्या बताया पहले जो वैज्ञानिक लोग उन्होंने ये दावा किया कि हो सकता है कि सूरज भगवान एक कार्बनिक पदार्थ, कार्बन चीज़ का बना हुआ है और वे लगातार जल रहे हैं। तो जलने के बाद लोगों ने कटाच किया, यानी अन्य वैज्ञानिकों ने कटाच किया कि नहीं, कि अगर कार्बनिक चीज़ का ये बने होते सूरज भगवान जी तो क्या होता, ये कई हज़ार वर्षों में समाप्त हो चुके होते, 1000 वर्ष तक ज़्यादा जलते और उसके बाद बुता जाते। बात समझ रहे हो? ठीक है।
जो मिट्टी तेल वगैरह होता है ये सब कार्बनिक होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी पर जितनी चीज़ें आपको दिखाई देती है कार्बनिक पदार्थों की बनी है, तो जलनी ज़्यादा देर नहीं जलती, जलने के बाद फुस से हो जाती, काम खत्म। तो ऐसे बताया कि सूरज भगवान भी अगर कार्बनिक पदार्थ के होते थे तो बहुत बड़े, हमने जब मान लिया इनको अकल्पनीय बहुत बड़े हैं, इतना मानने के बावजूद माना फिजिक्स में सूरज भगवान का द्रव्यमान भी ज्ञात किया जा चुका है, ठीक है। एग्जैक्ट आंकड़े कि सूरज भगवान का भार कितना है, समझ पा रहे हो कि नहीं, पृथ्वी का भार ये सब कुछ पता है। तो उस हिसाब से जितना बड़ा इनका भार है उसको अगर कार्बनिक पदार्थ का माना गया होता तो बहुत ज़्यादा सूरज भगवान जलते, तो 1000 वर्ष तक जलते, नहीं तो फिर खत्म हो गए होते। तो वैज्ञानिकों ने इस बात को नकार दिया कि भैया सूरज भगवान कार्बनिक पदार्थ के तो बने नहीं है, ठीक है। एक तो पहला ये, दूसरा फिर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा अच्छा ठीक है ये नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि सूरज भगवान के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया चल रही हो। कौन प्रक्रिया चल रही हो? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, और नाभिकीय विखंडन के कारण इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिल रही लगातार, ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये ऐसा हुआ कि जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने ये खोज रखा था कि सूरज भगवान के पास जो तत्व है, यानी सूरज भगवान कौन कौन पदार्थ से मिलकर के बने हैं, बात समझ पा रहे हो, ये खोज रखा था। तो उसके आधार पर देखा कि अरे हम तो यूँ खोजी है कि सूरज भगवान के अंदर 90% हाइड्रोजन है। तो सूरज भगवान है हमारे, उनके पास 90% हाइड्रोजन है, 10% में तुम्हारी अन्य चीज़ें आती हैं, 10% में तुम्हारी हीलियम आएगी और उनसे तमाम कार्बन हो गया और तमाम चीज़ें आती हैं और सब तत्व आते हैं। मेरी बात समझ पाए, 90% केवल हाइड्रोजन है और 10% में सब चीज़ें आती हैं, अन्य सभी तत्व आते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा अच्छा नाभिकीय विखंडन कैसे हुए चाचा, यानी यूरेनियम 10% में तुम्हारा, अगर देखो 90% हाइड्रोजन और 10% में भी हीलियम तुम्हारा लगभग आ जाएगा 6-7%, 6 से लेकर के 7-8% तक तुम्हारा हीलियम आ जाएगा, बचेगा 3%, 3 से कुछ परसेंट बचेगा, उसमें सारे अन्य तत्व आते हैं। देखिए मतलब कि 3% भी मान लो अगर यूरेनियम या पोलोनियम है तो 3% इतनी ज़्यादा तुम्हारे विखंडन हो जाएगी, इतनी ऊर्जा दे देगा। कहा नहीं तुम गलत बोल रहे लाला, बात समझ पा रहे हैं कि भैया नाभिकीय विखंडन कराने के लिए सूरज भगवान के पास कम से कम 80 से 85% यूरेनियम या पोलोनियम होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 80 से 85% या 80 से ऊपर ही होना चाहिए था, लेकिन ये तो था नहीं। तो यह बात का भी खंडन किया जा चुका कि भैया ऐसा नहीं है, सूर्य जो है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के अंतर्गत भी नहीं मतलब ऊर्जा दे रहा है। दोनों बातों का खंडन हो गया कि सूर्य ना तो कार्बनिक पदार्थ का है और सूर्य ना तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा देते हैं। तो फिर देते क्या है कि तब तक नाभिकीय संलयन का भी पता चल गया था। और नाभिकीय संलयन में हमने आपको पढ़ाया 2 छोटे छोटे परमाणु मिल जाते हैं, मिल करके एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, वो लगातार ऊर्जा देते हैं। यही नाभिकीय संलयन था। बात समझ पा रहे हैं? वहाँ पर क्योंकि आपको याद होगा कि वहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते थे, है ना, और वही जुड़ जाते थे, जुड़ने के बाद हीलियम का निर्माण करते थे। तो देखा क्या वैज्ञानिकों ने कि अरे यार संगठन में तो मत देखो अगर इसके संगठन में, किसके संगठन में देखा जाए, सूरज भगवान के संगठन का मतलब कैसे कैसे कौन कौन तत्व से मिलकर बनो है। तो अगर ये संगठन में देखो जाए तो पक्का हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और साथ में साथ हीलियम भी बहुत है। क्लियर? हाइड्रोजन तो 90% और हीलियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वैज्ञानिक तुरंत दिमाग लगाए, कहा हो ना हो इन पर कौनो प्रक्रिया नहीं, केवल नाभिकीय संलयन वाली प्रक्रिया चल रही है बस। कौन चल रही है? नाभिकीय संलयन। अब भाई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चल रही है तो किस हिसाब से चल रही है? वैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग अपने सिद्धांत दिए। एक कार्बन कार्बन श्रृंखला के बारे में बताया था, एक प्रोटॉन प्रोटॉन की श्रृंखला के बारे में बताया था, ठीक है। उन्होंने अपने रिएक्शन दिया कि किस हिसाब से रिएक्शन होती है और ऊर्जा मिलती है। मेरी बात समझ पाए? थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। जो मेन का यह चीज़ें वो लिखा दें, ठीक, समझ पाए? तो पहला ये कटाच हो चुका कि जो तुम्हारा सूरज है वो कोनो भी कार्बनिक पदार्थ वगैरह का नहीं बना है। कहा कि मारे क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का बना होता तो जितना बड़ा सूरज है उतना पदार्थ ये केवल 1000 वर्ष तक जलने के लिए पर्याप्त था, इससे ज़्यादा नहीं जल सकता था। बात समझ पाए? यानी अब तक हमारा जो हमारे देश की सभ्यता, केवल अपने भारत देश की सभ्यता लगभग अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता से तो 2500 वर्ष पुरानी हो चुकी है अपने देश की सभ्यता। तो ये तो 1000 साल जलते बस है। अपना देश कितना समय से आ रहा है, बहुत समय से अपना देश है ना। तो बात समझ पाए? तो फिर पहला तो कार्बनिक पदार्थ का है नहीं, दूसरा वैज्ञानिकों ने फिर बताया, दिमाग लगाया कि भैया इसमें नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया चल रही है। तो अन्य वैज्ञानिकों ने कटाक्ष किया कि नहीं भैया कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के लिए यूरेनियम या पोलोनियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूरेनियम या पोलोनियम होना चाहिए। लेकिन इसमें जब इसका संगठन देखा गया सूरज भगवान का तो उसमें 90% हाइड्रोजन था और 10% में अन्य सभी तत्व आते हैं। यूरेनियम या पोलोनियम की मात्रा तो बहुत ही कम थी, और जब उनकी मात्रा इतनी कम है तो बताओ इतने करोड़ों वर्षों से जल रहो सूरज भगवान है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कैसे हो जाइए? तो इसी बात का भी कटाक्ष हो चुका। लेकिन तब तक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के बारे में खोज लिया जा चुका था और वैज्ञानिकों ने बताया था कि 2 छोटे छोटे परमाणु मिल करके एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, तो वही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। और इसमें भी यही संगठन निकल आया कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो तुरंत वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और कहा कि भैया सूरज भगवान जो लगातार हमें सौर ऊर्जा देते हैं इसका कारण केवल क्या है? नाभिकीय संलयन। एक थोड़ी सी और इसमें एक बीच में एक और कहानी आई थी, एक यह कहानी तुम्हें बता डाली है, कार्बनिक वाली, एक यानी विखंडन वाली, एक बीच में एक और आई रहा है। एक वैज्ञानिक रहा है, उनके नाम पता नहीं कहा है,
आप समझ लो बस कहानी। वे का कहने लग कि देखो सूरज भगवान पता है क्या हमारे ऊर्जा देते हैं, अलग है अलग अपन इलम बता मन लग का सूरज भगवान एक हमारे ऊर्जा देते हैं। ये लगातार सूरज भगवान सिकुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लगातार भैया देखो जब कोनो ऐसा तो जब विज्ञान का विकास हो रहा था तो कोई भी वैज्ञानिक आ जाता था, अपना तथ्य देता था, बताता था कि भैया ये इस कारण हो रहा था, है। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम हमें नहीं याद है, आप लोग बस समझिए। वे क्या बताने लगे कि सूरज भगवान लगातार सिकुड़ रहे हैं, और सिकुड़बे में क्या हो रहा हो कि उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है, कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या पूरा अगर नाम ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, कौन ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा घट रही है, और वह जो घटी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वही ऊर्जा हमें प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मिल रही है। यो कौन तुम तरीका बता, सूरज भगवान आई छोट हीरो सिकुड़ रहा हो भाई। एक चीज देखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब समझना, स्थितिज ऊर्जा का मतलब समझते हो, स्थितिज ऊर्जा मतलब ये देखो, अगर जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी स्थितिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। एक पत्थर उठाओ, उठा करके आप उस पर रख दो, जाकर के ऊपर, कहाँ पर रख दोगे, छत पर रख दो, और फिर ऊपर से गिराओ, और गिराइयो जहाँ जो चीज पर गिरी आकर के, जितने ऊपर रखियो जाके, जब नीचे गिरी उतनी तेज टक्कर मारेगा, उतनी ज्यादा उसके पास ऊर्जा होगी, और जितनी ऊंचाई की घटा दोगे हैं उसकी स्थिति ऊर्जा घट जाएगी। तो ये वैज्ञानिक क्या बताएं, इनका आज देखो सूरज भगवान है, पहले ये इतने बड़े हैं, मान लो ये इतने बड़े, ठीक, इतने बड़े, तो सूरज भगवान लगातार सिकुड़ रहे हैं, तो पहले ऊंचाई ज़्यादा, अगर ऊंचाई ज़्यादा हो स्थिति ऊर्जा ज़्यादा, तो अगर सिकुड़े तो सिकुड़ी में स्थिति ऊर्जा घटी है, और जो ऊर्जा स्थिति ऊर्जा घटी है वह ऊर्जा कहाँ बदल गई, प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा, यह बता मन लगा। तो सब लोग कहने लगे भैया यो तुम कौन वाला बेकार का सिद्धांत बता रहे हो, तो यो भी वाला फेल हो गया था। तो कितने सिद्धांत बताओ, पहले दिन करा, पहला ये वाला कार्बन वाला अपन बताएं तो वो फेल, दूसरा फिर ये वाले आए ये स्थितिज ऊर्जा वाला, तीसरा फिर ये नाभिकीय विखंडन वाला, तब जा करके चौथा नाभिकीय संलयन वाला जा करके सक्सेस हुआ। ठीक है, अब हम नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी कहानी बता दी, कहानी लिखाने की क्या जरूरत है, ये थोड़ा है तुम्हें लिखना है एग्जाम में, अगर याद रहे तो लिख देना, बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक, अब हम लिखाते हैं, बात समझ। तो देखो ये जितनी बातें हमने आपको बताई हैं ये सारी इधर हमने लिख दी हैं। ठीक है, यानी जो सूर्य से जो ऊर्जा हमको मिलती है वो प्रॉपरली कौनी अभिक्रिया के तहत मिलती है, नाभिकीय संलयन के तहत। किसके तहत मिलती है, नाभिकीय संलयन। अब देखो नाभिकीय संलयन में होता क्या है, किस तरीके से मिलती है, तो यानी प्रक्रिया जो होती है किस तरीके की होती है। ठीक है, इसके लिए दो अलग अलग सिद्धांत प्रचलित हैं, है ना, उसको अलग अलग सिद्धांतों को हम पहले समझते हैं। पहले यहाँ पे समझिए, देखो ये मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य की सबसे आंतरिक परत है, ये सबसे गर्म होती है बीच वाली, ठीक है, ये वाली जो सबसे गर्म है, तो हमने इसको लाल लाल बना दिया है। ठीक, बात समझ पा रहे हो नहीं, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कितना टेम्परेचर होता है इसका, लगभग जो हमने आप बेटा, हाँ 2 गुणा 10 की पावर 7, ये उतना टेम्परेचर होता है जितना हमने आपको बताया था जब एक परमाणु बम फूटता है ना, है ना, ठीक है, लगभग उस, हाँ 8 के था, लेकिन उसी के लगभग अल्ले पल्ले यहाँ पे टेम्परेचर होता है। इसके ऊपर एक और लेयर होती है सूर्य भगवान के पास, इधर ही से, ठीक है, और एक और बाहरी सबसे बाहरी परत होती है, सबसे कम टेम्परेचर सबसे बाहरी परत का होता है। ठीक है, आपको ये जो भूगोल में पढ़ोगे तो ये परतें दो हिसाब से बांट करके बताते हैं। ठीक है, कि सूरज की परतें क्या है, अलग अलग हिसाब से बांट के बताते हैं। ठीक है, तो सबसे जो ये वाली बीच वाली जो परत है, ये वाली, इसको सबसे आंतरिक परत कहेंगे। क्या कह देंगे, आंतरिक परत। तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10 की पावर 7 केल्विन तक होता है। ठीक है, इससे और ऊपर भी जा सकता है, और ज़्यादा ऊपर, बीच में बिल्कुल मध्य में जाओगे तो टेम्परेचर और अधिक होता है। जो सबसे ये बाहरी वाली परत होती है, ये वाली, ये बाहरी सबसे बाहरी परत, इसका टेम्परेचर और कम होता है। ठीक है, इसका लगभग होता है 6000 कुछ होता है ना, 900 होता है, 900 केल्विन कुछ होता है। ठीक है, इसका 6900, 6000 लगभग मान लेते हैं। ठीक है, 6900 केल्विन। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। अब बीच वाली जो ये परत होती है, इसका फिर भाई सबसे ज़्यादा इसका, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका, 3 परतें, 3 लेयर में पढ़ाया जाता है। दोनों जो सूर्य को जो है बांट करके 3 लेयर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। इसको बीच वाले को कह देते हैं, कहीं कहीं लिख देता है इसका बीच वाले भाग का किरीट या कोरोना, बीच वाले भाग को कह देते हैं कोरोना कह देते हैं, बीच वाले भाग को। ठीक है, ये वाला वर्णमंडल होता है, और इस वाले मंडल को यहाँ पे ये सबसे बाहरी मंडल होता है। कौन होता है, सबसे बाहरी वाले मंडल होता है। ठीक है, ये वर्ण वाला मंडल होता है, रंगों का ये वाला निर्धारण करता है। और ये वाला जो मंडल होता है, ये वाला कौन होता है, बाहर वाला सबसे मंडल होता है, बाहरी, प्रकाशीय मंडल इसे कह देते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय मंडल। बात समझ पा रहे हो, सूर्य की जो प्रकाश तुम्हारी रोशनी वगैरह आती है वो इसी मंडल से आती है। ठीक है, ये तो तुम्हें बायोलॉजी उसमें पढ़ा जाता है, भूगोल वगैरह में। ठीक है, तो उसमें छोड़ो। तो सबसे पहले ये सबसे गर्म होता है, और उससे कम गर्म ये, उससे कम गर्म ये, सबसे गर्म बीच वाला होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, किसे कहते हैं, कोरोना। क्या कहते हैं इसको, बीच वाले के। यह याद रखो तुम, केवल आंतरिक परत, ये कौन है, आंतरिक, ये वाली बाह्य, ये वाली मध्य, ऐसे याद कर लो। ठीक है,
ये वाली बाह्य, ठीक है, ये वाली मध्य और ये वाली आंतरिक, सबसे अंदर वाली, ठीक है। इसका टेम्परेचर लगभग इतना होता है, ठीक, बात समझ में। अब देखो होता क्या है, हमने आपको बताया कि जो सूरज भगवान पूरे हमारे हैं उसमें लगभग 90% हाइड्रोजन होता है। कितना होता है? 90% हाइड्रोजन है, 90% जो है हाइड्रोजन का बना है सूरज भगवान, ठीक है। और 10% में अन्य चीज़ें आती हैं, 10% में तुम्हारा हीलियम वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। अब इसी में सूर्य भगवान जो है, इसी में लगभग बीच में टेम्परेचर कितना है आपको हमने बता दिया, 10 की घात 7 केल्विन से ऊपर हो सकता है, कम नहीं होगा, इससे ऊपर पहुंचेगा ज़्यादा, और इससे नीचे नहीं जाएगा, बीच वाली परत में, ठीक है। तो यहीं पे तुम्हारा प्रोसेस चलता है नाभिकीय संलयन का। क्या चलता है? नाभिकीय संलयन का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? और नाभिकीय संलयन का प्रोसेस कहाँ चलता है? ये वाली मध्य वाली जो परत है उसमें चलता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें तुम्हारे 1H1, ये कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन, 1H1, ठीक है। ये कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन वाला समस्थानिक है? 1H1, और 1H1 कौन वाला है? ये प्रोटियम। क्या इसे कहते हैं? प्रोटियम। 1H1 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 या के दो केवल हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मिल करके यहाँ पे क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं हीलियम का। किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का। बात समझ पाए? क्लियर? देखो ये प्रोसेस हमने पहले भी बताया आपको कि 2 छोटे छोटे नाभिक या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो भैया इतनी ज़्यादा एक बार नाभिकीय संलयन अंदर प्रोसेस चल गया, ये वाला देख रहा हो ना अंदर वाला जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक भाग। क्या कहते हैं? आंतरिक भाग या आंतरिक परत। तो ये वाला भाग के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि इसी भाग के अंदर तुम्हारी जो प्रक्रिया चल रही है नाभिकीय संलयन की लगातार चलती रहती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इस भाग के अंदर चलती है, और एक बार अगर नाभिकीय संलयन, क्योंकि करोड़ों साल से सूर्य भगवान चल रहे हैं लगातार, तो एक बार वो जब शुरू हो गई होगी तो लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ होता क्या है, जो तुम्हारा जैसे परमाणु, मान लो हाइड्रोजन का परमाणु या किसी जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं इसके अंदर, ये जरूरी थोड़ा कि केवल हाइड्रोजन है, हीलियम भी है, हीलियम के अलावा कार्बन भी है, अन्य भी तत्व हैं, जितने तत्व हैं, लेकिन छोटी छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है। कौन सबसे ज्यादा मात्रा में है? हाइड्रोजन। तो भैया अगर परमाणु हाइड्रोजन का मान लेते हैं या हीलियम का, किसी का भी ले लो, तो इसी तरीके से होता है। ये तुम्हारा नाभिक हो गया उसका, ये उसके चारों तरफ कक्षाएं हो गई। अब कक्षा में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बच्चा बात समझ पा रहे हो नहीं? ठीक, कक्षा में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो होता क्या है कि जौन कोई भी परमाणु, चाहे हाइड्रोजन का परमाणु हो, चाहे हीलियम का हो, चाहे कार्बन का हो, जितने भी तत्व के अंदर मौजूद हैं, वे परमाणु की अवस्था में नहीं रह पाते हैं। कई तो काहे नहीं रह पाते हैं परमाणु की अवस्था में? तो हम आपका केमिस्ट्री में पढ़ाई है, मतलब पढ़ावत रहा हमने पढ़ाई है कि अगर आप एक बाहर से ये वाला इलेक्ट्रॉन है बारीक अच्छा से निकाल दो इसे, ठीक है, ऐसे करके निकालो, तो तुम्हें ऊर्जा लगानी पड़ी है। क्या लगानी पड़ी है? ऊर्जा। और सूरज भगवान के अंदर पहले से इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि भैया जो नाभिक है, जो इन इलेक्ट्रॉनों का पकड़े नहीं दे पाती, इतनी ज़्यादा ऊर्जा के कारण ये खुद ही इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब देखो, मान लो ये हाइड्रोजन का परमाणु हो, तो किसका हो? तो परमाणु। तो परमाणु में नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो हाइड्रोजन के अंदर घुसो भाव है भैया, जब ये घुसो है अंदर, तो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण सारे इलेक्ट्रॉन मस्त घूमते हैं इधर उधर, और बचेगा केवल का नाभिक। नाभिक अलग घूमता है, इलेक्ट्रॉन अलग घूमते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सारे तत्वों को। और जब ये सब अलग अलग इधर उधर घूमते हैं, तीव्र गति में एक दूसरे के टक्कर मारते रहते हैं, स्पीड में घूमते रहते हैं, और ये जब घूमते रहते हैं तो यहाँ पर एक लिबिर वाली संरचना बन जाती है। लिबिर वाली बताया थी मैं, वही अवस्था को हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। कौन वाली अवस्था कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। सूर्य की जो सूर्य है वो कौन अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में। बात समझ पा रहे हैं नहीं? और वहीं पर टक्कर लगाते रहे, लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है, और हाइड्रोजन जो है तुम्हारे मिल मिल के क्या बनाते रहते हैं? हीलियम बनाते रहते हैं। क्या बनाते रहते हैं? हीलियम। हाइड्रोजन लगातार मिल के क्या बना रहे हैं? हीलियम। क्या बना रहे हैं? हीलियम। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे सूरज कई सालों से, कई करोड़ों वर्षों से हमको ऊर्जा दे रहा है, और कई करोड़ों वर्षों तक ये देता रहेगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन धीरे धीरे सूरज घट रहा है। अब घट रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये थोड़ी सी बात समझ में आई। सबसे अंदर वाली परत है आंतरिक परत, फिर मध्य परत, फिर बाह्य परत, ठीक है। बाहरी परत का टेम्परेचर सबसे कम, जो रोशनी वगैरह आती है प्रकाश वगैरह की ना, प्रकाश वाली ऊर्जा, वो यहीं से आती है। जो कर्ण वर्ण जो रंग आता है, रंग सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पढ़ाया जाता है कि नहीं? वो रंग जो आते हैं ये सब यहाँ से आते हैं, ये वाली से हैं। और संलयन की जो प्रक्रिया चल रही है, ये बीच में चल रही है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। कहाँ चल रही है? बीच में चल रही है। मेरी बात समझ पाए? क्लियर? लेकिन भाई ये तो तुम्हें हमने कहानी ऐसा बता दिया यहाँ भी, लेकिन कह दो कि जो यो बताओ कि जो ये प्रोसेस चला थी यो वाला नाभिकीय संलयन वाला, वो कौने हिसाब से क्रिया होती है, यो हमें बताओ। तो एक है लिए भाई पहले तो ये बता दूंगा कि नाभिकीय संलयन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन और वैज्ञानिक जो बताए हुए हैं
ठीक है, उनसे प्रश्न करोगा कि भैया हम मान लेनी कि संलयन चलता है, संलयन तो कौन हिसाब से भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन का 1s2 मिलेगा, एक हाइड्रोजन का 1s3 मिलेगा, मिल करके ये दोनों हीलियम बना दी। बात समझ पा रहे हो, ऐसे भी संलयन हो सकता है, या कह दो 1h1 ये दोनों मिल करके हीलियम बना दी, ऊर्जा मुक्त कर दी। तो यो प्रोसेस चला थी, कौन हिसाब से प्रोसेस चला थी यो बताओ। तो एक है लिए फिर वैज्ञानिक जो है अपने हिसाब से, एक वैज्ञानिक का उनके नाम मुझे बता देंगे, तो एक द्विचक्र है, ठीक है, एक कार्बन कार्बन चक्र, एक प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, ठीक है, मेरी बात समझ पाए। अब उस चक्र के हिसाब से इन लोगों ने बताया कि भैया ये वाली रिएक्शन नाभिकीय संलयन के अंदर होती है, और इसी रिएक्शन के द्वारा क्या होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूरज हमें लगातार ऊर्जा दे रहा है। मेरी बात समझ पाए, तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं। अब हमें बस यही देखना है कि कार्बन कार्बन चक्र जो है, कार्बन कार्बन चक्र कहाँ है, यानी तो हाइड्रोजन क्रिया कर रहा हो रहा है, अब नाम धर देनी कार्बन कार्बन चक्र। मेरी बात समझ पा रहे हो, यही तो बात है कि कार्बन कार्बन चक्र बता दी, एक वैज्ञानिक आके कहा के अंदर कार्बन चक्र लगातार चलती है, और क्रिया को संलयन कौन कर रहा हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। भैया जब ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संलयन होना चाहिए ना, तो होता संलयन की प्रक्रिया हाइड्रोजन ही करते हैं, लेकिन करवाने के लिए पहुंच जाता है कौन, कार्बन। ऐसे समझ लो जैसे तुम बैठे एकदम पढ़ेगा का काम तुम्हारा है, लेकिन बैठे बैठे उंघार पिक्चर देख रहे हो, अब हम मान लो तुम्हें मोटिवेट कर देने की, उठो बेटा पढ़ाई करो, तो नौकरी को लग जाइए, बिया हुआ बढ़िया हुई है, तो तुम पढ़ लगी हो अच्छे से। बात समझ पा रहे हो, तो पढ़वाने का काम कौन, हम तुम्हारे लिए उत्प्रेरक होगा कि नहीं, कौन हो गया उत्प्रेरक। हमने तुम्हें बस उत्तेजित कर दिया कि भैया पढ़ाई करो, जीवन संवर जाएगा, अभी पढ़ लोगे, अभी मेहनत कर लोगे, तो हम क्या हो गए उत्तेजित, लेकिन पढ़ने का काम कौन करेगा, तुम। ऐसे ही भाई साहब ये लोग होते हैं हाइड्रोजन, संलयन की प्रक्रिया भैया ये हाइड्रोजन लोग ही करेंगे, लेकिन उत्तेजित करने के लिए पहुंच जाता कार्बन कि शुरू करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, बैठे एकदम संलयन प्रक्रिया कराना है, ऊर्जा देना है, पूरे संसार तुम्हारे चक्कर में चल रहा हो। तो कार्बन पहुंच जाता है, क्या करने पहुंच जाता है, उत्प्रेरित करने पहुंच जाता है। बात समझ पा रहे हैं। हाँ, एक बताओ कि भैया तुम्हारे चक्कर में सूरज भगवान से रोशनी मिल रही है, पृथ्वी सब चल रही दुनिया है, और तुम अगर प्रक्रिया बंद कर दियो तो दिक्कत हुई जाए। तो भैया उत्प्रेरण का काम कौन करता है, कार्बन। कौन करता है, कार्बन। और उत्प्रेरित कर दिया और ले लेके उठा उठा के ले जाइए, और अपना कुछ नहीं करिए, बस लगा के तुरंत करवा देगा, संलयन प्रक्रिया करवाता रहेगा, लास्ट में फिर अपना निकल आएगा, कहा भैया हुई की प्रक्रिया चालू, अब हम जा रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए इसको कार्बन कार्बन चक्र कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कार्बन कार्बन चक्र किस हिसाब से होता है। क्लियर, बात समझ में आई पूरी ये बात। ठीक है, तो चाहो तो इसको चित्र बना लो जल्दी से, हम इसको भी लिखा देते हैं थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि लिखा। देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कार्बन चक्र। ठीक, तो कार्बन चक्र यानी हम आपको ये बता रहे हैं कि सूरज के अंदर जो अभी आपको बताया मध्य भाग जो हमने बताया था सूरज का, उसी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया वहीं होगी बीच में, है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मध्य भाग में वहीं टेम्परेचर 10 की बात 7-8 सब के बीच में रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ ही रहता है। तो अगर ताप नाभिकीय प्रक्रिया, सॉरी बोल रहा है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया या ताप नाभिकीय प्रक्रिया एक ही बात है ना। तो ये किसके द्वारा होती है, कार्बन चक्र के द्वारा होती है। एक वैज्ञानिक था ना जिनका नाम था बैथे, का नाम है बैथे, ये बैठे बैठे नियम बता दें, क्या बता दें कि भैया देखो जो कार्बन के जो सूरज के अंदर जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चल रही है ना, वो एक कई बार बनाई हो जाती कि ये चारों हाइड्रोजन 1H1 मिल करके हीलियम बना देने, हीलियम बना के ऊर्जा दे देने, ऊर्जा बना के जो निकाल रहा है तुम्हारा बीटा कण और एंटी न्यूट्रिनो दुनिया भर के कण निकाल देने, एक के बार में नहीं होती। उन्होंने कहा कि भैया ये जो हाइड्रोजन है ना 1H1, यो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये बड़ा काहिल है। पहली बार में जल्दी नहीं सुनी थी, तो एका उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजित का मतलब समझ रहे हो कि उठो भैया काम करो, तुम्हारा काम है संलयन प्रक्रिया करना। तो उत्तेजित करने के लिए कौन आता है, कार्बन। कौन आता है, कार्बन। कार्बन जगह भैया उठो तुम जल्दी क्रिया कराओ, संलयन प्रक्रिया करना। तो यहाँ पर कार्बन आता है, और वो कार्बन आ करके 6 चरणों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कराता है। कितने चरणों में कराता है, 6 चरणों। बात समझ पा रहे हो। और इसी 6 चरणों को जब हम कार्बन के साथ पढ़ेंगे, तो इसीलिए इस चक्र को हम कह देते हैं कार्बन चक्र। किसने दिया था, बैथे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वो बताया था कि जो तुम्हारी संलयन की प्रक्रिया सूरज के अंदर चल रही है, एक के बार में नहीं हो जाती है, ना डैग मारो हुई का काम। हाँ समझ पा रहे हैं, कितने चरणों में होती है, 6। करवाता कौन है, कार्बन। कौन करवाता है, कार्बन। तो देखो उसका शुरू होती है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बच्चा स्टेप, इसको आप घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे जा करके। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले देखो ये 1H1, ठीक है, 1H1, इससे मिलेगा कौन, मिलेगा आ करके हाइड्रोजन। कौन मिलेगा, हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन बोल रहे हैं, कार्बन। कौन मिलेगा, कार्बन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक तो सबको पता है, कार्बन 6 होता है, और कौन वाला मिलता है, 12 वाला। ठीक है, कौन वाला मिलता है, 12 वाला। ठीक, कार्बन जो है 12 वाला यहाँ पर मिल जाता है। फिर उसके बाद देखो क्या होता है यहाँ पर, इसके बाद जैसे ये आपस में मिलेंगे तो तुरंत आप याद रखिए, देखो जैसे मिलेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका 1 मिल करके कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। और 7वां परमाणु क्रमांक किसका होता है, नाइट्रोजन का। इसको पहले समझ लो बेटा, बाद में नोट करना, एक साथ नोट करना, पहले समझ लो। 7, ठीक है, और 7 कौन होता है, नाइट्रोजन। तो तुरंत यानी तुम समझ जाओगे, दोनों मिले तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन। ये छोटे छोटे तो ना हैं,
ठीक, और मिल करके बना दी नाइट्रोजन। ठीक, कौन बना दी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब देखो परमाणु क्रमांक कितना होगा, 12 और 1 13। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना होगा, 13। और साथ ही साथ यहाँ पे निकलता क्या है, तो निकलता है बच्चा गामा किरणें। क्या निकलती है, गामा किरणें, यानी ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, ऊर्जा। ठीक, पहला स्टेप तो ये हुआ। पहला स्टेप में समझ में आया क्या, सबसे पहले 1H1 यानी प्रोटियम को उठाया कौन आकर के, कार्बन। कार्बन उठाया तो भैया एक इसका मिलकर 7 बन गया, परमाणु क्रमांक 7, तो बन गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ऊपर परमाणु क्रमांक जोड़ेंगे तो 13 हो गया। अब फिर दोबारा जब ये नाइट्रोजन बनेगा तो भैया नाइट्रोजन तो बनना नहीं रहा है, अरे यूहम का बन गया भैया, तो नाइट्रोजन फिर दूसरे स्टेप में आएगा। कहा यूहम का कहा अपने अंदर का तुरंत कहा भैया बीटा से कहा दी, बीटा कण इसके अंदर। अब से यहाँ पे समझिए नाइट्रोजन बनेगा दूसरे स्टेप में। देखो क्या बनेगा, नाइट्रोजन 7 और N13। ये क्या करेगा बच्चा, देखो ये क्या करेगा, अपने अंदर से बीटा कण का निकाल के फेंक देती। क्या फेंक देती, बीटा कण का। और तुमका पता है कि अगर किसी भी चीज से बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक 1 घट जाता है। परमाणु बीटा कण बेटा परमाणु क्रमांक 1 घट जाता है। क्या घट जाता है, परमाणु क्रमांक 1 घट जाता है। तो जैसे ऐसे बीटा कण निकले, क्या निकले, बीटा। हम इधर लिख देते हैं बीटा। बीटा का कोई दिखाने के लिए ये +1 और 0 ऐसे होता है कि नहीं, बीटा को दिखाने का तरीका ही है। यानी परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हुई जाएगी, परमाणु भार में कोनो कमी नहीं होगी। तो ये बीटा कण निकला तो बच्चा जब ये 7 रहा है, 7 में से 1 घटा दी तो कितना बच गया, 6। और 6 बचे तो लियो कार्बन फिर आगा। कार्बन जो कहा है कि मारे फिर आगा, क्योंकि भैया जो करवाना हो रहा है, प्रेरित उत्तेजित करना हो रहा है कि खा इनका, भाई साहब का इनका। और अगर वही क्रिया में भाग रही नाइट्रोजन बनेगा तो लियो काम, वो थोड़ा भैया काम एक करवाना हो रहा है। एक हमारी अपने आप का फिर बदलने की, अरे हम तो कार्बन नान और नाइट्रोजन कैसे बदलेंगे, तुरंत बीटा निकाल कर फट जल्दी से और भगा देने से भगा करके खुद का बनेगा, फिर कार्बन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन। साथ ही साथ बीटा किरणें निकाली और हैंड पर निकाला थी, एक कण और निकाला थी जिसका नाम क्या है बच्चा, न्यूट्रिनो। क्या निकालता है, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो कण भी आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को आप लोग दोहराओगे घर में जाकर। बात समझ पाए, तो पहला स्टेप दूसरा स्टेप समझ में आया। अब तीसरे स्टेप में फिर क्या होता है, देखो अब फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, अब फिर ये 1H1 के साथ जाएगा। कौन जाएगा भाई साहब, 1 कौन का, देखो इधर कार्बन बनेगा है ना, तो फिर 1H1 प्लस। अब फिर यो क्या करिए, फिर देखो क्योंकि भैया ये तो बहुत सारे घूम रहे हैं ना, कार्बन तो कम है, लेकिन कार्बन करण का जा रहा हो, केवल उत्तेजित करण जा रहा हो, क्या खा हाइड्रोजन का है कि तुम्हारा काम है संलयन प्रक्रिया करना हो, तुम घूम ही रहे हो। तो यहाँ से पहले प्रक्रिया कराई तो देखो ये कितना चालू होगा, तुरंत तक बना दी। इसका तुम्हें ज़्यादा करवाना संलयन बना दी नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में तो ये देखी अरे हम तो नाइट्रोजन बदल गए, जल्दी फट दे निकालो बीटा का। हम पुनः जो अपने सकल महाजन कार्बन महाजन तो तुरंत कार्बन में बनी गई। अब फिर जैसे कार्बन बना दी तो देखिए सर अभी ये बनाई मान रहा, फिर बुलाई दूसरे का, इधर ला दूसरे का, फिर बुलाई आगा, फिर यो कार्बन यो वाला देख रहा ना, यो वाला जो बन चुका हुआ, ये फिर एक के साथ जुड़ी है। तो C6 और 13 ऐसे तो ये अब मिल के फिर क्या करेंगे यहाँ पर, अब फिर क्या करेंगे, अब देखो 6 और 1 7, तो 7 हुई परमाणु क्रमांक, जहाँ फिर 7 तो फिर बदलेगा नाइट्रोजन में, बदल देखना परमाणु क्रमांक 7 के क्या होती, नाइट्रोजन में तो होती। जैसा हम बता रहे हैं इसे स्टेप में आपको घर में करना 2-4 बार, तो ये रिएक्शन कर नहीं पाओगे आप, है। तो ये हो गया, फिर क्या हो जाएगा 13 और 1 14, नाइट्रोजन 14 प्लस फिर क्या होगा, देखो इससे और कौन सा ऊर्जा निकलती है, क्या निकलती है बच्चा, ऊर्जा। गामा किरण तो निकलेगी, पहले वाले में गामा, दूसरे वाले में गामा, तो गामा किरण यानी ऊर्जा निकलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्या निकलती है, ऊर्जा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, अब देखो ये देखिए, अब ऊर्जा तो पहली दाम का करिए, जब नाइट्रोजन बनो रहा है तो परमाणु भार कितना रहा है 13, अब तीजा जब नाइट्रोजन बनो है तो परमाणु भार कितना है 14। तो पहली बार में बीटा निकाल करके फिर कार्बन बन रहा है, लेकिन अब की बार क्या करिए, अब की कहा चलो ऊर्जा तो हम बीटा निकाल के बन गया ना, अब इस करा था फिर से पकड़ा था के का हाइड्रोजन का, क्या पकड़ा था हाइड्रोजन का। तो अगले प्रोसेस में आप क्या करेगा, ध्यान समझना, चौथा फिर 1H1 का पकड़ेगा, रुको अब हम ऐसे करिए नाइट्रोजन के रूप में आइए आकर के इनके ऊपर अटैक करिए, बहुत मक्कार है हमारे, फिर से अपन बीटा करने के लिए चक्कर में टाइम ज़्यादा चलो जाती है। तो फिर पकड़ी से खा 1H1 का, अगले वाले का, इधर आओ आगा, वो का है कहा देना, कहा तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम का है संलयन प्रक्रिया कराना, और हमसे करवा रहे हो सभी हो। ठीक, देखो इधर ध्यान समझना, अगले प्रोसेस में क्या हुआ, देखो कठिन तो नहीं लग रहा हो, पहला वाला समझ में आया स्टेप, दूसरी बार फिर बता देंगे, पहला वाला फिर दूसरा वाला फिर तीसरा वाला, तीसरे में तुम्हारी यू बनेगा नाइट्रोजन 7N14। ठीक, अब यू का करेगा, फिर से 1H1 का बुलाएगा और के साथ क्रिया कर लेगा, क्रिया करने के बाद अब क्या होगा, तुम तुरंत देखियो, ये तो 7 होगा, ये तो 1 होगा, है और यू का बनेगा ले, ये तो परमाणु क्रमांक 8, वो 8 के खेर होती, ऑक्सीजन बनेगा खुद ले ऑक्सीजन में, है। और परमाणु क्रमांक कितना हो जाए 15, परमाणु क्रमांक कितना हो जाए 15, ऊर्जा निकल जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब ये देखिए इसका कि अरे अब तीना तो हम रहन कार्बन और बदल गया ना ऑक्सीजन में, इतना लंबा पहुँच गए,
फिर ये बड़बड़ा के निकल को आता, अरे जल्दी से अब फिर बदलो अपने आप का हैं। अब देखो फिर क्या होगा, अगला 5वां स्टेप में फिर क्या होगा, अब फिर ये केवल ऑक्सीजन फिर बदलेगा अपने आप को, ऑक्सीजन अपने आप का फिर बदलेगा। ध्यान समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, तो पल्ले वल्ले नहीं पड़ेगी है, ये 2-4 बार आपको घर में बनाना है, ठीक है। अब देखो फिर से ये ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन O8 और कितना है 15, कितना है 15। अब ये यहाँ पे देखो इसमें क्या करेगा आगे, फिर से क्या करेगा यहाँ पर देखो, फिर से बीटा कण को निकालेगा। किसको निकालेगा? बीटा, जिसे यहाँ पे निकाला था बीटा कोने वाले दूसरे वाले, तो ऐसे 5वें वाले भी करेगा। क्या करेगा? बीटा को निकालेगा। किसको निकालेगा? बीटा को। तो बच्चा जब बीटा का निकलिए तो अभी तो कार्बन तो बनना ही चाहिए, ये बीटा नहीं करिए तो परमाणु क्रमांक में की कमी हुई कि ना। तो देखो जैसे हम कहते हैं बीटा को निकालेगा तो +1 B और 0, ठीक। अब प्लस परमाणु क्रमांक में एक की कमी हुई तो परमाणु क्रमांक 8 रहा है, अब बीटा नहीं करो तो बच्चों कितना 7, तो ये हो जाए 7। और फिर जब 7 होगा तो 7 के खेर होती तो ये होगा नाइट्रोजन यन। अब भाई साहब यहाँ कुछ कमी हुई है 15 में, नहीं कमी हुई है तो 15 बन रही है। साथ ही साथ ऊर्जा तो तुम्हारा निकलेगी और साथ ही साथ तुम्हारा यहाँ न्यूट्रिनो कण भी निकलेगा। क्या निकलेगा? न्यूट्रिनो, ठीक। अब फिर क्या बचा? अब फिर ये बचा भाई 7N15, ठीक, क्लियर। अब ये बचा, अब ये फिर देखा कि अरे भैया अबे तो हम अपने असली शकल में आए ना, हमें तो कार्बन रहना है, कार्बन के रूप में आना। तो फिर ये पकड़िए एक और का ये बड़े कमीने हैं, देखा पकड़ के लाओ, बेर बेर में को नाइट्रोजन बना रही थी, को ऑक्सीजन बना रही थी, फिर पकड़ो एक बीच में, तो अगला स्टेप आउट करिए और एक पकड़ के ले जाओ। क्या पकड़ के ले जाओ? हाइड्रोजन का 1H1 का, ठीक है, 1H1 का पकड़ के ले जाओ तो ये होगा +7N15। और देखो जब इसे लेके आओ तो देखियो का अब अगले स्टेप में क्या हुई है, यो 7 और एक यो 8, तो तुरंत 8 ना कर दे। अब काहे के मारे यो कहन लग कि बहुत उल्लू बना लेनी, हम सीख गए, तुम जोड़ करके तुरंत बढ़ा देते रहो। अबती का तरका अबती हम जो है 8 हुई वे नहीं, अबती हम 6 हुई जाइए, लेकिन तुम क्या करो, तुम्हारे पूरा काम कराना पड़िए, अपना 6 होगा। क्या होगा यो 6 है C, अभी कार्बन नहीं का 6C, और यो शायद हो जाती कितना, यो हो जाती तुम्हारा कितना होती भाई, 12 हो जाती, कितना हो जाती 12, ठीक है। यही तो होती 6 से 12, यही समझो कार्बन का विरोध मेन रूप, यही तो बीच में। अरे ना याद रखो तो ऐसा देखो, जो शुरू में बनो रहा, शुरू में 6 से 12 रहा है तो 6 से 12 का, ठीक। अब फिर क्या करिए, अब देखो, अब ध्यान समझना, प्लस ये कार्बन तो बनेगा, फिर क्या हुआ प्लस के बाद अब देखो फिर क्या हुआ बच्चा, यानी इधर तुम्हारा कितना रहा, देखो 7 एक 8 रहा है, और तुम निकालियो कितना 6 तो निकालियो परमाणु क्रमांक, तो 2 बची है ना, तो 2 बचो तो 2, अब 2 बचो तो H यानी हीलियम आ जाए। और फिर देखो इधर परमाणु बाहर कितना है, 15 और 1 16, इधर 16 है और इधर कितना है तो 12 है, तो 4 खाना करना पड़िए, तो 2He4, ठीक। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा फिर निकली, क्या निकली? बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकली। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हाइड्रोजन रहा है ना, यो ये सब 4 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना देंगे कि नहीं। और यो का जैसे गा रहा है, जैसे शुरू में गा रहा है वैसे निकला हो, ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकली, नो ऊर्जा निकली ऊर्जा कि नहीं। साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन कण भी निकले। इसी प्रक्रिया को एक साथ लिख दिया जाता है, इसी प्रक्रिया क्या कर दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को एक साथ हम किधर लिख देते हैं, इसे दिख रहा है क्या, दिख रही है भी है, इसी प्रक्रिया को हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो एक साथ कैसे लिखेंगे, देखो कितने मेन रूप से काम करने वाले कौन है, एक देखो यो, एक यो, एक यो, एक यो, एक यो, 4 लोगों का पकड़िए, 4 ये तो हाइड्रोजन का पकड़िए, तो इन चारों को एक साथ लिख लो, 1H1 + 1H1 + 1H1 + 1H1 एरो, ठीक। अब देखो मेन रूप से कौन बनो है, लास्ट में कौन बनो है, हीलियम बनो है, तो हीलियम लिख देंगे। मेन रूप से कौन बना है, हीलियम, तो 2He4 एक खाना लिख दो, क्या एक मारे में तो शुरू आ रहा है भैया, आगे लगावा कि भैया चलो शुरू कर दो, वो थोड़ा शामिल है, तो खाना लिखना है। प्लस और का मिलो, देखो इधर बीटा कण कितने निकले हैं, बीटा ये तो खोखड़ में निकल गया है ना बीच में, देखो बीटा कण कहाँ निकलो, एक और कौन हुई है 2, बीटा कण कितने निकले 2, तो 2 यहाँ पर लिख देने 1 और B0, और का निकली है, और देखो न्यूट्रॉन कण निकले हैं, ये कितने निकले हैं 2, तो 2 न्यूट्रॉन कण निकले, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकली। तो यह जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बन चयन प्रक्रिया। ये पूरी कार्बन चयन प्रक्रिया है, एक लाइन में लिखोगे तो ऐसे आ जाएगी, नहीं बात पल्ले पड़ी, एक 2-4 बार घर में बनाइयो, अब एक बार मिटा के फिर बनाना, जल्दी से नोट कर लो फटाफट।
तो देखो ये वाला जो पूरा प्रक्रिया है आप लोग को घर पे 2-4 बार इसको करना है, तभी आपको याद रहेगा। एक बार इसको जैसे पूरे सही से देख करके, जैसे हमने जिस स्टेप से बताया है वैसे 2-3 बार कम से कम घर में करना, तभी आप इसको कर पाओगे पेन कॉपी उठा करके। ना कि ऐसे याद कर डटक घूमो, आपको कॉपी पेन से करना है, ठीक है। अब बाकी ये जो जितनी बातें हमने उसकी इतिहास बताई थी, ये आप यहाँ पे लिख दिया, इसको जल्दी से पढ़ देते हैं। सूर्य हमें करोड़ों वर्षों से उष्मा तथा प्रकाश देता आ रहा है। इस तथ्य की व्याख्या के लिए अनेक वैज्ञानिक मत दिए गए हैं कि सूर्य का ऊर्जा कारण क्या है। प्रथम मतानुसार सूर्य को कार्बनिक पदार्थ माना जा रहा था, परंतु इतना बड़ा कार्बनिक पदार्थ केवल 1000 वर्ष तक ही उष्मा और प्रकाश दे सकता था। और हेल्महोल्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे कि उसकी स्थिति ऊर्जा घट करके प्रकाश ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा में बदल रही है। तो परंतु यह भी तथ्य जो है विफल रहा। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के कारण आती है, परंतु सूर्य के संगठन मतलब सूर्य किन किन पदार्थों से बना है में यूरेनियम तथा पोलोनियम तत्व जो है बहुत ही कम मात्रा में है, जिस कारण ये भी इस बात का खंडन किया गया कि भैया सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के कारण आती है। और ये बात लास्ट में सिद्ध हो गई कि सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया के कारण आती है, और क्योंकि सूर्य के संगठन में 90% हाइड्रोजन है और 10% हीलियम के और अन्य उपतत्व उपस्थित होते हैं। बाकी इस बात को बताने के लिए सूर्य का हमने प्रोसेस बता दिया कि संलयन प्रक्रिया कैसे होती है। उसके मध्य भाग में तो कार्बन चक्र के द्वारा कराया गया, और कार्बन चक्र को किसने सबसे पहले बताया था? बैथे ने। हालांकि जो कार्बन चक्र है इससे ज़्यादा कारागार आजकल ये माना जाने लगा है कि प्रोटॉन चक्र जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कल हम आपको प्रोटॉन चक्र के बारे में बताएंगे। तो सूर्य में मेन रूप से जो ऊर्जा आती है संलयन वाली, वो प्रक्रिया प्रोटॉन चक्र के तहत होती है। तो कल प्रोटॉन चक्र आपको पढ़ना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी ज़्यादा किसको मानता जाती है? प्रोटॉन चक्र को, ठीक है, तो याद रखना है। और ये वाला चक्र मेन उन तारों में माना था। सूरज का एक तारा है, सूरज क्या है? एक तारा। तो ये वाला जो चक्र है, यानी ये वाली संलयन की प्रक्रिया जो कार्बन चक्र है, ये मेन रूप से उन तारों के लिए ज़्यादा उत्तरदायी है जो सूरज से ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, ठीक है। जो सूरज से ज़्यादा ऊर्जा देते हैं उनके लिए उत्तरदायी है। बाकी जो सूरज में मेन रूप से आती है, अब मानता किसको ज़्यादा दी जाती है? प्रोटॉन चक्र को। तो कल हम प्रोटॉन चक्र बता देंगे, और इस वाले चक्र को आप 2-4 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक, क्लियर।